Hello guys. In our last class, we had discussed all the most of the theories about SHM, what are the kinematic relations, acceleration, displacement, velocity, time, and all the relations that we have derived. And also we have seen what are the graphs that are possible, कैसे कैसे graphs बन सकते हैं, and everything discuss कर चुके हैं. So today basically what we will do, I am going to discuss a little theory और उसके बाद मोस्टली हम लोग आज एग्जाम्पल्स और प्रॉब्लम्स पे ध्यान देंगे जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हम अभी तक ज़्यादा प्रॉब्लम किए नहीं. सो थोड़ा सा मैं डिस्कशन कर लेता हूँ, उसके बाद हम प्रॉब्लम की ओर चलेंगे. तो सबसे पहले जैसे कि मैं ये एक छोटा सा चीज़ है जो कि मैं बताना चाहा, क्योंकि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन छोटे थोड़े बहुत नीट में पूछ लेते हैं या जेईई मेंस में ऐसे बहुत पहले पूछ चुका है एक दो बार कि डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एसएचएम. अभी तक हम एसएचएम के जो भी इक्वेशन लिखे इक्वल टू माइनस के एक्स एंड ऑल, उसमें डिफरेंशिएशन हम कुछ शो नहीं कर रहे थे. तो डिफरेंशियल वाला फॉर्म कुछ हम डिस्कस नहीं किए थे. तो मैं ये बताना चाहता हूँ जैसे कि इक्वल टू माइनस के एक्स होता है, सब कुछ लिखा हुआ है आपके सामने, मास इनटू एक्सीलरेशन. फिर इसको ले गया तो एक्सीलरेशन का जो वो है वो एक्स और टी के टर्म्स में डबल डिफरेंशिएशन में लिख सकता हूँ. तो ऐसा कुछ बनता है कि डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ये हो गया मेरा डबल डिफरेंशिएशन और ये हो गया मेरा कांस्टेंट. तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो ऐसे डबल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में लिखे तो उसको हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन फॉर एसएचएम बोलते हैं. दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म. और इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन इंजीनियरिंग वाले जो है वो इंजीनियरिंग कॉलेज में फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे. इनका सॉल्यूशन जो है वो उसी तरह का x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव के टर्म्स में आता है. तो दैट इज ऑल. बड़ा हमें याद ये रखना है कि ये जो होता है इसको हम डिफरेंशियल फॉर्म बोलते हैं और ये कोई नया इक्वेशन नहीं है. दिस इक्वेशन हैज कम फ्रॉम दिस f इक्वल टू माइनस के एक्स ओनली, जो कि आपके सामने में पूरा का पूरा रख दिया. हो गया इसकी बात. अब हम एक इंपोर्टेंट चीज के बारे में बात करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड, है ना. टाइम पीरियड, इसके बारे में काफी जगह बहुत गलत डेफिनेशन भी लिखा हुआ है और काफी जगह बहुत गलत डेफिनेशन बोलते भी हैं बहुत सारे टीचर्स. सो मैं आपको एक जो क्लियरली लिखा हुआ है बताता हूँ. टाइम पीरियड मतलब ये टाइम मतलब जैसे पीरियोडिक मोशन में टाइम पीरियड को क्या डिफाइन किया जाता है, जिस टाइम के बाद उसका मोशन रिपीट होता है. मोशन रिपीट होता है मतलब हम कैसे समझेंगे, यहाँ पे मैं डिटेल में लिखा हूं, पढ़ लीजिएगा. द टाइम इंटरवल आफ्टर व्हिच द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल रिपीट्स. पोजीशन तो खाली रिपीट होने से काम नहीं होगा. हम उसको नहीं बोलेंगे गया वापस आ गया तो ये पोजीशन में वापस आ गया तो हम उतने टाइम को उसका टाइम पीरियड बोल देंगे. नो, ऐसा नहीं. क्यों? जैसे कि आपको यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा होगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा. थोड़ा इस एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखिए. जैसे कि मान लीजिए मैं बोला कि पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट किया, ये उसका मेन पोजीशन था. यहाँ से पार्टिकल स्टार्ट किया t इक्वल टू 0 पे, तो पार्टिकल स्टार्ट किया, राइट साइड गया, ब्लैक में मार्क किया हुआ है, ये हो गया उसका एक्सट्रीम पोजीशन. एक्सट्रीम पोजीशन में पहुंचा, एक्सट्रीम पोजीशन में वेलोसिटी 0 हो गया. तो फिर वो वापस आया, जैसे वापस आया वो तो मेन पोजीशन में पहुंच गया, उसका पोजीशन रिपीट हो गया. बट क्या ये उसका कंप्लीट मोशन हुआ है? नहीं, ये आधा ही मोशन. क्या है, ये गया एक्सट्रीम पोजीशन, अपना पोजीशन तो रिपीट हो गया. बट अगर आप देखेंगे तो जाते टाइम उसका वेलोसिटी राइट साइड था बट आते टाइम उसका वेलोसिटी लेफ्ट साइड है. मतलब पोजीशन तो रिपीट हुआ है बट वेलोसिटी रिपीट नहीं हुआ है. बट अगर आप देखेंगे ये फिर से जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन तक, फिर एक्सट्रीम पोजीशन से वापस यहाँ पे आएगा. जब यहाँ पे पहुंचेगा तो उसका वेलोसिटी फिर से राइट साइड डायरेक्शन में. इसका मतलब उसका वेलोसिटी भी अभी रिपीट हो गया. तो बेसिकली हमें इस दोनों चीजों पे ध्यान देना है कि टाइम पीरियड का मतलब है कि जिस टाइम के बाद उसका पोजीशन भी रिपीट होगा और उसका वेलोसिटी भी रिपीट होगा, उस टाइम इंटरवल को या फिर जितना भी पूरा टाइम लगेगा उस टाइम को हम उस सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड बोलते हैं. और कुछ जानी सुनी बातें जो आप बहुत पहले ही जानते होंगे, फिर भी मैं लिखा दिया हूँ, छोटे मोटे काम में आएंगे. ये फ्रीक्वेंसी एक चीज होता है. फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मतलब एक सेकंड में जितना बार ये, जैसे कि इसका अगर मैं कंप्लीट एक साइकिल बोलते, जिसको हम एक साइकिल बोलते हैं या फिर एक कंप्लीट मोशन बोलते हैं, एक राउंड कैसे बोल सकते हो कि मेरा एक राउंड खत्म हो गया. एक राउंड खत्म मतलब यू कंप्लीटेड द होल सर्कल वंस. यहाँ पे होल सर्कल मतलब स्टार्ट किया, एक्सट्रीम गया, फिर इधर आया, फिर इधर एक्सट्रीम गया, फिर वापस आया, चाहे वो कहीं से भी स्टार्ट करे. जैसे कि मैं बात करूं, अगर कोई पार्टिकल मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट किया है t इक्वल टू 0, तो
तो ये ऐसे वापस जाएगा, फिर यहाँ से वापस आएगा पूरा एक्सट्रीम तक, फिर यहाँ से ऐसे वापस आएगा यहाँ तक। दिस इज ए कंप्लीट साइकिल। तो एक सेकेंड में इस तरह के जितने साइकिल बनाएंगे वो उसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड, इसमें लिख सकता हूँ। बिल्कुल समझ में आ मेरी बात। ये हो गया फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे एक चीज और डिफाइन करते हैं हम लोग, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी कब डिफाइन करते हैं? ये हमेशा डिफाइन नहीं किया जाता है। जैसे कि हम बात कर सकते हैं, मैं लिखता हूँ x इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाइव, यही मेरा SHM का इक्वेशन होता है। अगर आप देखेंगे तो ये x का वैल्यू कैसे चेंज हो रहा है, t चेंज हो रहा है, तो ये एंगल चेंज हो रहा है बेसिकली। इसका मतलब हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी तब डिफाइन करते हैं जब उसका जो भी पोजीशन चेंज हो रहा है दैट इज चेंजिंग ड्यू टू दिस चेंजिंग एंगल, मतलब हम एंगल की चेंज को बात करते हैं। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी उस केस में डिफाइन होता है, और ये वही ओमेगा है जो हमें मिला था। तो क्या हो गया, मैं ये भी लिख सकता हूँ कि ओमेगा इक्वल टू रूट ओवर के बाई, जो कि हम वहां से डिफाइन किए थे, है ना, कि वो फोर्स वाला कांस्टेंट और m इज द मास। और ये ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जो कि होता है 2 पाई इनटू फ्रीक्वेंसी 2 पाई f। ये सब जानते होंगे आप, इसी में ज्यादा स्ट्रेस नहीं कर रहा हूं। उसके बाद आया टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब एक साइकिल के लिए, आप इधर ध्यान से सुनिए, एक सेकंड में जितने साइकिल बनाए, तो एक साइकिल बनाने के लिए कितना टाइम लगा, 1/f, तो उसी को हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। तो t का फॉर्मूला हो गया 1/f, और अगर 1/f यहां से निकालूंगा तो क्या आएगा मेरा 2 पाई बाई ओमेगा। दैट मींस मेरा टाइम पीरियड जो निकालने का तरीका है, मेरा टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला हो गया 2 पाई बाई ओमेगा। ऐसे कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, टाइम पीरियड का फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, ये छोटी छोटी बातें हमें आनी चाहिए, ताकि कुछ बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन में एक दो एग्जाम्पल भी कराऊंगा आपको अभी, है ना, तब हमें पता चलेगा। तो हम इसको यहीं पे रहने देते हैं, अभी स्टार्ट करेंगे हम एग्जाम्पल। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन एक दिया हूं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। आप सब वीडियो पॉज करके खुद से कोशिश कर सकते हैं एक बार, और फिर मैं सॉल्यूशन बता दूंगा। तो आप वीडियो पॉज करिए और एक बार कोशिश करिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो अगर आपका कोशिश हो गया होगा तो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। बहुत छोटी छोटी चीजें, 5 से 6 चीजें पूछा हूँ मैं एक क्वेश्चन में, वो जानबूझ के पूछा हूँ क्योंकि बहुत छोटे आसान से क्वेश्चन से, और ऐसे ही सिंपल 1 मिनट में हो जाएगा। जैसे कि हुआ क्या है ना, एक SHM का इक्वेशन गिवन है हम लोगों को, x इक्वल टू 10 sin 100 पाई t प्लस पाई बाई 3, ऐसा हमें गिवन है। ये क्या गिवन है आप देख सकते हैं, इधर x है और इधर t, मतलब ये x और t के बीच में हम लोगों को एक रिलेशन गिवन है। यहाँ पे साइन है, इसलिए हमारे लिए सवाल आसान है। अगर साइन नहीं होता, कॉस होता, कुछ भी होता, तो हम तो साइन के टर्म्स में जानते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता, उसको साइन में कन्वर्ट करना पड़ता। फाइन, चलिए। तो अभी मान लीजिए ये दिया हुआ है, तो हमें क्या पता है ना, वी नो, हमें पता है, क्या पता है हमें ना, x इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस 5। ये जनरल इक्वेशन हम लोगों को पता है कि दिस इज द जनरल इक्वेशन दैट वी जनरली गो थ्रू, कि हाँ ये इक्वेशन होता है। ओके भाई, अगर ये इक्वेशन होता है, काम करते हैं इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो क्या देखेंगे, x को x मिल गया, यहाँ a क्या होता है, एम्पलीट्यूड, और यहाँ पे a कितना है 10। इसका मतलब मेरा a का वैल्यू कितना हो गया 10। पहली बार हम एम्पलीट्यूड मिल गया सीधा सीधा, तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कौन सा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, एम्पलीट्यूड। अच्छा, उसके बाद देखते हैं a साइन अंदर होता है ओमेगा t, मतलब t का जो भी कोफिशिएंट है वो क्या होगा, ओमेगा। इधर कितना है t की कोफिशिएंट 100 पाई। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा इक्वल टू 100 पाई। समझ में आ मेरी बात, ओमेगा इक्वल टू 100 पाई। अच्छा, ओमेगा हमने इससे पहले बताया था, ओमेगा के बदले में क्या लिख सकता हूँ 2 पाई इनटू फ्रीक्वेंसी, तो ये कितना हो गया 100 पाई, तो 2 पाई, ये पाई कैंसिल हुआ तो 50, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है 50 हर्ट्ज। क्लियर है मेरी बात। अच्छा, फ्रीक्वेंसी आ गया, फ्रीक्वेंसी आ गया तो टाइम पीरियड क्या होता है 1 बाई फ्रीक्वेंसी, तो कितना हो गया 1/50 सेकंड। तो क्या आ गया, मेरा फ्रीक्वेंसी भी मिल गया, टाइम पीरियड भी मिल गया। क्लियर है मेरी बात। ये चार चीजें हमें डायरेक्टली मिल गई। और क्या क्या पूछ रहे हैं हम लोग को, पोजीशन एट t इक्वल टू 0, मतलब t इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू निकालनी है हम लोग को। t इक्वल टू 0, तो सिंपली ये काम करो, क्या कर दो ना, एट t इक्वल टू 0 x इक्वल टू 10 तो है ही, साइन
100 पाई था, टी के बदले क्या डाल देते हैं 0 प्लस पाई बाई 3, तो ये तो हो गया 0, तो वैल्यू कितना आ जाएगा 10 इंटू साइन पाई बाई 3, पाई बाई 3 मतलब कितना 60 डिग्री, और साइन 60 कितना होता है √3/2, तो क्या लिखूंगा 10 इंटू √3/2, तो क्या आ गया 5√3 मीटर। हमारा ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दिस इज द पोजीशन एट t इक्वल टू 0, मतलब ये वाले पोजीशन से ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट किया होगा। क्लियर है मेरी बात, समझ में आ गया सबको? तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा कंपेयर करो निकालो काम खत्म। अच्छा और क्या पूछा है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, है ना, मतलब कोई भी टाइम पे हमें क्या पूछा है वेलोसिटी, तो उसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा vt वाला रिलेशन पता होना चाहिए, और हमें क्या पता है xt वाला, xt में से vt कैसे आएगा एक बार डिफरेंशिएशन करके, तो मैं लिखता हूं यहां पर, देखिए ध्यान से क्या लिखूंगा मैं ना v इक्वल टू डिफरेंशिएट करिए इसको, तो आएगा 10 इंटू टी का कोफिशिएंट 100 पाई कॉस 100 पाई टी प्लस आई, डिफरेंशिएट तो करना है, या तो अगर आपको याद हो तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिखते थे v इक्वल टू a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5, अगर आपको याद हो तो ऐसे लिखते थे। तो मुझे क्या मिल गया अभी v का इक्वेशन मिल गया इन टर्म्स ऑफ t, इसमें मैं पुट कर देता हूं t इक्वल टू 2, क्या आ जाएगा देखो v इक्वल आ जाएगा मेरा 10 इंटू 100 मतलब 1000 पाई कॉस, t का वैल्यू 2 पुट करो तो कॉस 200 पाई प्लस पाई बाई 3, अब इसका वैल्यू जो भी होगा उसी हिसाब से हमारा आंसर आएगा। जैसे आप कर सकते हैं ये 200 पाई है, 200 पाई मतलब 2 पाई है ना, 2 पाई का कोएफिशिएंट, तो cos 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, अगर आपको पता है तो बताइए क्या होता है cos 2 पाई प्लस थीटा, मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट में आ गया, ये फिर से हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया cos n 2 पाई प्लस थीटा, तो सारे का सारा पॉजिटिव, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 100,000 पाई इंटू cos पाई बाई 3, cos पाई बाई 3 इज हाफ, तो क्या आ गया 1000 पाई इंटू, ये क्या आंसर हो गया 500, तो आंसर हो गया 500 पाई मीटर पर सेकंड, ये भी मेरा आंसर आ गया, इसका भी आंसर मुझे मिल गया। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकंड, क्लियर है मेरे बात? तो क्या क्या हो गया हमारा सारी चीजें समझ लो। अब क्या छोटे से दो चीजें और पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है देख लीजिए आप, क्या पूछा है मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, अगर आपको याद हो तो मुझे बताइए मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है ए ओमेगा, बताया तो था मैंने पिछले लेक्चर में, आप देखिए मैक्सिमम वेलोसिटी जो होता है वो कितना होता है ए इंटू ओमेगा, क्लियर है मेरा, ए इंटू ओमेगा, ए का वैल्यू हम लोगों को पता है 10, ओमेगा का वैल्यू हम लोगों को पता है 1000 पाई, तो कितना आ गया मेरा आंसर 1000 पाई मीटर पर सेकंड, दिस इज माय मैक्सिमम वेलोसिटी, क्लियर है मेरी बात, दिस इज माय मैक्सिमम वेलोसिटी। और क्या पूछा है मैक्सिमम एक्सीलरेशन, मैक्सिमम एक्सीलरेशन मतलब ए मैक्स कितना होगा, ए मैक्स होगा मेरा a इंटू ओमेगा स्क्वायर, a इंटू ओमेगा स्क्वायर, a इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x होता है, ओमेगा स्क्वायर x का मैक्सिमम वैल्यू डाल देंगे तो एक्सीलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू आएगा, कितना आएगा एक्सीलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू देख लीजिए, ये डाल लीजिए 10, ये डाल लीजिए 100 पाई का होल स्क्वायर, सॉल्व आप कर सकते हैं। तो ये इससे सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बाकी में एसएचएम का पूरा जो क्वेश्चंस है, पूरे जो टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स है, जेईई में पूछे जाने वाले सवाल, नीट में पूछे जाने वाले सवाल मैं ढेर सारा कराऊंगा, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से हम एक एक करके सारे सवाल करेंगे, क्लियर है मेरी बात? तो आप पूरे सॉल्यूशन को एक बार अच्छे से पॉज करके वीडियो देख लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ, एक बार देख लीजिए 2 मिनट के लिए, फिर हम अगले एग्जाम्पल में चलेंगे। दिस इज आवर सेकेंड एग्जाम्पल। हालांकि इस टाइप के एग्जाम्पल को मैं अभी जैसे सॉल्व करूंगा ना, वैसे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम इसके नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ने वाले, इसके बाद वाले सेक्शन में हम लोग फेजर के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन को एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट करेंगे और उसी को उसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बट फिलहाल के लिए हमें कुछ चीज़ें समझ में आनी चाहिए, इसलिए मैं आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करा रहा हूँ।
या 2 एग्जांपल्स दे दिया हमने सॉल्व करने के लिए। हालांकि इस मेथड में सॉल्व करने की जरूरत कभी भी नहीं, बट अगर आप जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको पता होनी चाहिए बेसिक्स, इसीलिए मैं कुछ बेसिक चीजें आपको सिखाने वाला हूँ। क्या दिया हुआ है ध्यान से देखिए। ये एक एसएचएम दिया हुआ है, मतलब एक ऑब्जेक्ट के बारे में दिया हुआ है जो कि एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। क्या एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, उसका मीन पोजीशन गिवन है, उसका एम्पलीट्यूड गिवन है कि ये प्लस से -a के बीच में कर रहा है एसएचएम, और उसका टाइम पीरियड गिवन होता है या तो ओमेगा गिवन होता है। तो मैं ओमेगा ले लिया हूं ताकि हमारे इक्वेशन लिखने में डायरेक्टली आसानी हो, इसलिए मैं ओमेगा ले लिया हूं डायरेक्टली। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आपको गिवन होगा वो सब, या तो फ्रीक्वेंसी गिवन रहता है, कुछ भी गिवन होगा, बट आप ओमेगा निकाल सकते हैं उसमें से, है ना। चलिए क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस एसएचएम, मतलब ये जो एक पर्टिकुलर एसएचएम परफॉर्म कर रहा है ये ऑब्जेक्ट, उस पर्टिकुलर एसएचएम का इक्वेशन बताइए। कौन सा इक्वेशन, एक्सटी रिलेशन। क्यों, एक बार अगर मुझे एक्सटी रिलेशन पता हो गया तो मैं एम्पलीट्यूड ओमेगा को एवरीथिंग सब कुछ कैलकुलेट किया जा सकता है कि नहीं। तो ये है, तो अगर जो लोग कोशिश करना चाहते हैं वो बिल्कुल कोशिश कर सकते हैं। क्या गिवन है यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, t=0 देख सकते हैं आप, मतलब यहाँ से मोशन स्टार्ट किया है, कहाँ से स्टार्ट किया है, a/2 से, मतलब ये मीन पोजीशन और ये एम्पलीट्यूड उसके बीच में a/2 से मोशन स्टार्ट किया है वो t=0 पे। अब कहाँ जा रहा है ना, इट इज मूविंग टुवर्ड्स राइट, है ना, राइट की तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि लेफ्ट भी मूव तो कर ही सकता है ना, एसएचएम में कहीं भी मूव कर सकता है वो लेफ्ट राइट। तो ये सिचुएशन गिवन है कि भाई इस सिचुएशन में आप बताइए कि उसका एक्सटी का इक्वेशन क्या होगा। क्लियर है मेरी बात। तो हमें समझ में आ गया कि ठीक है, अगर ऐसा है मुझे इक्वेशन लिखना है, पहले तो बात है कि भाई इक्वेशन जो भी आए वो कुछ ऐसा दिखेगा, ओमेगा टी प्लस ऐसा दिखना चाहिए मेरा इक्वेशन, दिस शुड बी द इक्वेशन जैसा जो भी आए। एम्पलीट्यूड ए गिवन, अगर ए +10 -10 गिवन होता तो ए के बदले कितना डालता मैं 10, 5 गिवन होता तो ए के बदले 5, 2a गिवन होता तो यहाँ पे 2a। तो दिस इज जस्ट एम्पलीट्यूड ए पुट कर दिया मैंने। ओमेगा तो गिवन है, मैं ओमेगा डाल दिया, कभी कभी टाइम पीरियड गिवन होगा, उसी हिसाब से ओमेगा निकालना पड़ेगा, बस ओमेगा हो गया। अब इसमें जो सबसे टेंशन वाली बात है वो क्या है बताइए, क्या है टेंशन वाली बात, फाई है ना, फाई तो चाहिए ना, और फाई का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स x0/a हम डिराइव किए थे। फेज कांस्टेंट बोलते हैं इसको, फेज कांस्टेंट, एंड फेज कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल पोजीशन, मैं उसी टाइम में पहले ही बता दिया था आपको। तो साइन इनवर्स x0/a, अच्छा x0 क्या है ना, x0 वो पोजीशन है जहां वो t=0 पे था, मतलब जहां से वो अपना मोशन स्टार्ट किया था। कहां से स्टार्ट किया था, देखिए आप कहां से स्टार्ट किया था, a/2। चलो बहुत अच्छी बात। तो phi साइन इनवर्स x0/a, x0/a मतलब a/2/a, a कैंसिल हो गया तो आ गया साइन इनवर्स 1/2। बच्चा बोलेगा ठीक है सर, साइन इनवर्स 1/2 कितना होता है ना, साइन इनवर्स 1/2 के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस रिलेटिव। ध्यान से सुनिएगा ये वाली बात को, हालांकि यूज हमें कभी करना नहीं पड़ता है, हम फेजर ही यूज करेंगे, बट समझे इस चीज को। साइन इनवर्स 1/2 के कितने सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट, मैं कितने में लिख सकता हूं। अगर मैं 0 से 2π के बीच में बात करूं, थोड़ा साइन का ग्राफ बताता हूं, इधर देखिए ये होता है साइन का ग्राफ, ये 0, ये पाई, ये 2π। अगर हाफ मतलब यहां पे कहीं पे हाफ, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहां पे एक वैल्यू आता है, लेकिन हाफ कितना होता है, π/3, मतलब ये आ गया π/3 और ये आ गया मेरा 2π/3, तो दो वैल्यू आए। π/3 भी एक पॉसिबल वैल्यू है, 2π/3 भी पॉसिबल वैल्यू है कि नहीं बताइए, क्योंकि मेरा जो लेना है मुझे 0 से 2π के बीच में लेना है, और कौन सा वाला वैल्यू लेना है, ऐसा वाला वैल्यू जिसका साइन कितना हो, हाफ। तो साइन π/3 भी हाफ होता है, साइन 2π/3 भी हाफ होता है, तो मुझे लेना कौन सा है ना, तो क्या है ना, मुझे वेलोसिटी को देखना है। तो मैंने क्या किया ना, मैंने उसका वेलोसिटी को देखा, वेलोसिटी किधर है, राइट की तरफ, राइट मतलब पॉजिटिव, राइट मतलब पॉजिटिव, और पॉजिटिव मतलब मेरा वेलोसिटी जो होता है वो a ओमेगा cos ओमेगा t होता है +5,
मतलब मेरा कॉस वाला टर्म क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। समझ में आया मेरी बात? मतलब मेरा साइन इनवर्स हाफ आया, उसका दो वैल्यू पॉसिबल है, बट अगर मैं इसका कॉस का ग्राफ देखता हूं, देखिए कॉस का ग्राफ कैसा होता है, उल्टा होता है ना, यहां से ऐसे देखेंगे कॉस का ग्राफ ऐसा होता है। दिस इज माय साइन ग्राफ, दिस इज माय कॉस ग्राफ। देखिए कॉस का ग्राफ यहां पे अगर पाई बाई 3 में देखेंगे तो कॉस का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, बट 2 पाई बाई 3 में देखेंगे तो कॉस का वैल्यू क्या है, नेगेटिव। बट मेरा वेलोसिटी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, मतलब मेरा कॉस क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो मुझे कौन सा वैल्यू लेना पड़ेगा, पाई बाई 3। देयरफॉर इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, पाई बाई 3। दिस इज द राइट आंसर। तो मेरा फाइनल आंसर क्या बना, देयरफॉर माय फाइनल आंसर इज x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस पाई बाई 3। दिस इज माय फाइनल आंसर फॉर द क्वेश्चन। अगर मैं आपको यहाँ पे मेंशन करता हूँ बार बार, अगर ये वेलोसिटी का डायरेक्शन राइट ना देके लेफ्ट दिया होता, सोचिए अगर ये डायरेक्शन राइट दिया है ना, अगर कोई क्वेश्चन होता है जिसमें ये वेलोसिटी का डायरेक्शन राइट नहीं लेफ्ट है, भाई साहब लेफ्ट है तो a बाई 2 ही डालते हैं हम लोग, हाफ ही आता है यहाँ पे। बट सोचिए कि अगर लेफ्ट है मतलब मेरा वेलोसिटी क्या होना चाहिए था, नेगेटिव, मतलब मेरा कॉस का वैल्यू क्या आना पड़ेगा, नेगेटिव। तो मुझे कौन सा वैल्यू चूज करना पड़ता, 2 पाई बाई 3। तो यहाँ पे मेरा आंसर हो जाता ओमेगा टी प्लस 2 पाई बाई 3, पाई बाई 3 नहीं होता। समझ में आया मेरी बात सबको, समझ में आया? नहीं समझ में आया तो फिर से और एक बार शॉर्ट फॉर्म में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि हमें पहले फाई का वैल्यू ढूंढने के लिए साइन इनवर्स x नॉट बाई a यूज करना है। बट जब भी साइन इनवर्स यूज करेंगे हमें हमेशा दो वैल्यू मिलेगा, तो उस दो वैल्यू में से कौन सा वैल्यू हमें चूज करना है, उसको चूज करने के लिए हमें वेलोसिटी की साइन देखनी पड़ेगी, फिर हमें कॉस का वैल्यू भी देखना पड़ेगा। अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो हम वो वाला वैल्यू चूज करेंगे जिसका कॉस पॉजिटिव है, अगर वेलोसिटी लेफ्ट साइड है तो हमें कॉस का वो वैल्यू चूज करना पड़ेगा जिसका वैल्यू नेगेटिव है। क्लियर है मेरी बात? इतना ध्यान दीजिएगा। मैं और एक एग्जाम, हालांकि इतना जरूरत कभी नहीं पड़ेगा, मैं बहुत सिंपल में 1 मिनट में सॉल्व करना सिखा दूंगा आपको, जस्ट इसके बाद वाले सेक्शन में ही जब मैं आपको फेजर सिखाना स्टार्ट करूंगा। बट अभी के लिए आप दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने ध्यान से देखिए, खुद से सॉल्व करिए, एक बार वीडियो पॉज करिए और एक बार खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करिए इसी मेथड से। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो मैं बताता हूँ आपको इसको कैसे सॉल्व करना है, बहुत आसान है, उसी तरह करेंगे हम, लेकिन अभी मैं इतना नहीं लिखूंगा, आप सोच लीजिए फटाक से। मेरी पहली बात होती है कि फाई का वैल्यू क्या आनी चाहिए, साइन इनवर्स माइनस रूट 3a/2 बाई ए कैंसिल हो गया तो क्या आ गया, साइन इनवर्स माइनस रूट 3/2 है कि नहीं। 0 से पाई के बीच में देखते हैं हम लोग हमेशा, मैं बताया था, हालांकि कुछ भी दे सकता है, मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद। साइन का पहले देखेंगे, देख लीजिए साइन का ग्राफ, साइन का ग्राफ, कॉस का ग्राफ देख लीजिए नीचे, कॉस का ग्राफ देख लीजिए, कॉस का ग्राफ कैसा है, कॉस का ग्राफ है ना, मुझे दिखना चाहिए माइनस रूट 3a/2, माइनस रूट 3a/2 मतलब यहाँ पे ये वैल्यू, क्लियर है? अच्छा, ये वैल्यू कितना होगा, रूट 3a/2 मतलब π/6 और ये होता है पाई, तो ये हो गया पाई प्लस π/6, 7π/6 और ये हो गया 2 पाई माइनस π/6 मतलब 2 पाई माइनस π/6, 11 पाई। दो वैल्यू आ गए इसके साइन के, है ना। मुझे अभी 7 π/6 लेना है कि 11 π/6 लेना है, देख लीजिए वेलोसिटी क्या है, यहाँ लिख देता हूँ, वेलोसिटी लेफ्ट, लेफ्ट मतलब नेगेटिव, मतलब मेरा कॉस का वैल्यू क्या होना चाहिए, नेगेटिव, है कि नहीं, कॉस का वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव। देख लीजिए आप खुद अगर देखेंगे तो यहाँ देखिए इस वाले के लिए फॉर 7 π/6 cos value is negative, but for 11 π/6
पाई इक्वल टू 7/6। तो आंसर क्या आएगा मेरा आंसर आ जाएगा, लिख देता हूं मैं, x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 7/6। दिस विल बी माय क्लियर हुआ? अच्छे से क्लियर हो गया मैं क्या बताना चाह रहा था? वही करना है कि फाई निकालने के लिए सबसे पहली बार साइन इनवर्स x नॉट बाई a यूज करेंगे। बट साइन इनवर्स जब भी x नॉट बाई a का वैल्यू आएगा उसके दो वैल्यू आएंगे, तो हमें कौन सा वैल्यू चूज करना है? उसके लिए क्या देखना पड़ेगा हम लोग? वेलोसिटी का साइन। अगर वेलोसिटी राइट की तरफ है या लेफ्ट की तरफ है उसी हिसाब से। अच्छा मैं एक चीज यहाँ पे मेंशन करता हूँ, कभी कभी क्या होता है ना, जेईई में या नीट में जब क्वेश्चन देता है ना, तो आप जो आंसर निकालेंगे वो आंसर ऑप्शन में नहीं होगा, वो आंसर ऑप्शन में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैं बताता हूँ। क्योंकि हम जो आंसर निकाल रहे हैं वो किसके बीच में निकाल रहे हैं? 0 से 2 पाई। जो भी निकालना है, यहाँ भी निकाले यहाँ भी निकाले, किसके बीच में निकाल रहे हैं? 0 से 2 पाई। हो सकता है कि वो 0 से 2 पाई की बात नहीं कर रहा है, इट इज टेकिंग ए पीरियड बिटवीन -पाई एंड पाई। तो तब आपको क्या करना पड़ेगा? तब आपको प्लस या -2 पाई करके आंसर चेक करिए, मैच जरूर करेगा। ये बात नोट करिएगा अपने कॉपी में। मैं बता दे रहा हूं फिर से कि अगर आपका सॉल्व किया हुआ आंसर ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है तो +-2 पाई करके आप चेक करिए, क्योंकि हम जो पीरियड निकाल रहे हैं वो 0 से 2 पाई के बीच में निकाल रहे हैं, जबकि क्वेश्चंस में हो सकता है वो -पाई से पाई के बीच में दिया हो। तो जब भी आप आंसर चेक करिएगा तो प्लस या -2 पाई करके आप डेफिनेटली चेक करिएगा। मेरी बात क्लियर है? तो ये दोनों एग्जांपल को आप ध्यान से देखिए। हालांकि इसके ऊपर बहुत सवाल बन सकते हैं जो कि हम लोग बेसिकली सॉल्व करेंगे फेजर की मेथड से। तो नेक्स्ट सेशन हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है फेजर डायग्राम एंड इट्स